वाहन के बारे में चर्चा की थी। अब जो बचा हुआ शेष भाग है, चलिए उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हालांकि लास्ट जो चर्चा थी उसी बारे में थी। एक संकल्प स्कीम चलाई गई है जिसमें 4000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम चलाने को लेकर। नेक्स्ट में चलिए बात करते हैं। अभी एक स्कीम और भारत सरकार ने बताई, मातृत्व लाभ योजना को लेकर। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसे कहा जाता है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। इसके तहत योजना यह है कि हर महिला को के अकाउंट में 6000 रुपये ट्रांसफर करने की बात है अगर उनके द्वारा जन्म देने वाले शिशु का जन्म किसी चिकित्सा संस्था केंद्र में होगा तथा उसे नियत समय पर टीकाकरण लगाया जाएगा। आपको याद ही रखना, मातृत्व लाभ योजना के तहत कितने रुपए बैंक अकाउंट में डालने की सरकार की योजना है। ठीक है, 6000 रुपये की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ पहलू है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 2014 में जो बताया गया, 2014 में के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अर्थात 39 को 2019 तक घटाकर 28 करने की सरकार की पहल है कि हम इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर को 39 से घटाकर 28 करने की बात है। याद रखना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो पर 1000 काउंट किया जाता है, अर्थात 1000 में से 39 शिशु की मृत्यु हो जाती है, उसको कम करके कहां तक लाने का लक्ष्य, 28 तक, 2019 तक। इसको आपको याद रखना। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक आता है मुद्दा MMR अर्थात मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करते हैं, अर्थात मातृत्व मृत्यु दर, अर्थात माता की मृत्यु दर के बारे में जो बात की जाती है। उसका जो आंकड़ा दिया 2011-13 में, ये मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट 167 अर्थात 167 या 167 है। इसको कम करके जो बात की गई है, इसको कम करने के 2018-20 तक, अर्थात 2018 से 20 तक भारत सरकार ने लक्ष्य दिया कि 2018 to 2020 तक इसको हम 100 करने की योजना है, अर्थात 100। यहाँ पर याद रखना, जो MMR होता है वो हम पर लाख, 1 लाख पर काउंट करते हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 काउंट करते हैं। ठीक, ये आंकड़े आपको याद रखने, 167 से घटाकर 100 और वहां पर 39 से डिक्रीज करके 28 करने की बात थी। चलिए नेक्स्ट वन, इसके बाद बात करते हैं। जिसके बाद बात होती है कि सरकार के द्वारा कुछ बीमारियों को समाप्त करने के लिए बताया गया है कि उन्होंने एक निर्धारित समय दिया है कि इस ईयर तक हम इस बीमारियों को पूरी तरह से पूर्णतः समाप्त करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करती है कि 2017 की अगर बात करें, 2017 में इन्होंने 2 बीमारियों की बात की थी, कालाजार जिसे हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, और एक हाथी पांव फिलारियसिस जिसको कहा जाता है। कालाजार और हाथी पांव फिलारियसिस, इसको 2017 तक पूरी तरह से समाप्त करने की बात है। इसके बाद 2018 अर्थात 2018 तक भारत सरकार ने कहा है कि बीमारी होती है जिसको लेप्रोसी या फिर कोढ़ बोलते हैं, लेप्रोसी या फिर कोढ़ बोलते हैं, इसको 2018 तक समाप्त कर देने की बात है। इसके बाद बात करते हैं, एक और बीमारी की बात की गई है, 2020 तक समाप्त करने की बात है, खसरा जिसको मीजल्स भी कहा जाता है। मीजल्स भी कहा जाता है, इसको 2020 तक समाप्त करने की बात है। और 2022 तक बात करते हैं, 2020 तक तपेदिक की बात की गई, टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन इसमें याद रखना 2022 से फिर इसको आंकड़े को चेंज करके 2025 किया गया, यहाँ पर ही थोड़ा सा बदलाव किया गया। 2017 तक कालाजार और हाथी पांव को, 2018 कोढ़ लेप्रोसी को समाप्त पूरी तरह से, 2020 तक खसरा, और अभी आप ये मानकर चलिए 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कालाजार को समाप्त करने की भारत सरकार ने इस बजट में कब तक घोषणा की, किस ईयर में, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। इसके बाद अभी भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा, रेल बजट, चूंकि आपको पता है रेल बजट को मुख्य बजट या आम बजट और रेल बजट को एक साथ मर्ज करके प्रस्तुत किया गया, तो इसीलिए अगर बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया कि यहाँ पर रेल बजट में ये प्रावधान किया गया कि वर्ष की बात करते हैं 2019 तक जो भी रेलवे के जितने भी कोच हैं सभी को बायो शौचालय बना दिया जाएगा। बायो शौचालय बनाने की बात 2019 तक, इसको याद रखना।
नेक्स्ट वन पॉइंट अगर बात करते हैं, उड़ीसा में एक जगह है, उड़ीसा में जगह है जिसको कहा जाता है चंडीखोले। उड़ीसा की जगह चंडीखोले, अर्थात ये उड़ीसा में है। और इसके अलावा उड़ीसा के अलावा अगर बात करें राजस्थान के बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर और उड़ीसा के चंडीखोले में अगर बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक तेल भंडार स्थापित करने की बात की गई है। कौन कहां पर किया गया ये आपको याद रखना है। एक चंडीखोले उड़ीसा में और बीकानेर जो राजस्थान की जगह वहां पर बात की गई। नेक्स्ट में बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक इंद्रधनुष रोड मैप तैयार किया है। इंद्रधनुष तो बीमारी से जुड़ा हुआ था, एक दूसरा इंद्रधनुष रोड मैप तैयार किया गया बैंकों के लिए। अर्थात आप समझ सकते हैं कि एक इंद्रधनुष बीमारी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था, दूसरा जो इंद्रधनुष कॉन्सेप्ट है वो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि इंद्रधनुष रोड मैप के अनुसार करना क्या है कि 2017-18 में 17-18 के लिए बैंकों के फिर से कैपिटलाइजेशन के लिए, पुनः पूंजीकरण आप बोल सकते हैं, पुनः पूंजीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। रिलेवेंट पॉइंट, इंद्रधनुष बैंकों से जुड़ा हुआ 17-18 तक 1000 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट में बात की जाती है वो यह है प्रधानमंत्री की जो मुद्रा योजना है। आपने सुना होगा मुद्रा योजना के बारे में। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी की बात करते हैं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा के अनुसार अगर बात करते हैं 244 लाख करोड़ रुपए लोन देने के यहाँ पर प्रावधान है। आपको ये याद रखना कितना लोन देने का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट फिर से बजट के लिए जो और रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स की तुलना में इस बार 25.4% ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर या फिर आप पूंजीगत खर्च की बात करें वो 25.4% अधिक है पहले वर्ष की पिछले वर्ष की तुलना में। नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं इसके बाद एक कहा जाता है एफआरबीएम की फुल फॉर्म है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके जो फिलहाल अध्यक्ष है एनके सिंह, प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है एनके सिंह, इनका ये कहना है कि आगामी वर्ष में जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो 3% लाने की बात की जाए। तो ये रिलेवेंट है एफआरबीएम ने कितनी प्रतिशत लाने की बात की है, इसके अध्यक्ष एनके सिंह। इसके बाद जो और कुछ पॉइंट्स रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब 3 लाख से अधिक के लोन के लेन देन के लिए नकदी में अनुमति नहीं होगी, ये याद रखना। इसके बाद अगर बात करते हैं ये भी याद रखना 3 लाख से ज्यादा का लोन आप नकदी में नहीं कर सकते, कैश में नहीं कर सकते। इसके अलावा एक राजनीतिक पार्टी किसी एक व्यक्ति से 2000 से अधिक में राशि प्राप्त नहीं कर सकती है नगद चंदे के रूप में। नगद में 2000 से ज्यादा की राशि प्राप्त, अर्थात इसे जो अधिकतम 2000 की राशि प्राप्त कर सकती है उससे ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा डिफेंस के बारे में। डिफेंस के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारी जीडीपी के बारे में बात करते हैं कि जीडीपी से जुड़ा मुद्दा है कि 2016-17 से अगर तुलना करते हैं 2016-17 और अभी फिर तुलना करते हैं इसकी 2017-18 से जो वर्तमान में है। 2016-17 में अगर बात करते हैं 2016-17 में 2.58 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात थी। 2.58 लाख करोड़ खर्च करने की बात थी। जो वर्तमान में बात करते हैं 2017-18 का जो आंकड़ा वो है 2,74,114 करोड़, 2,74,114 करोड़ रुपए खर्च करने की बात, अर्थात लगभग 6.2% की वृद्धि है यहाँ पर। ये रिलेवेंट है कि जो डिफेंस बजट है उसमें कितनी, डिफेंस एक्सपेंडिचर में कितनी परसेंट वृद्धि की बात है, 6.2%। और अगर बात करते हैं कुल सरकारी खर्च का, तो कुल सरकारी खर्च का टोटल एक्सपेंडिचर का 12.7%, तो कुल एक्सपेंडिचर है उसका 12.7% जो होता है डिफेंस एक्सपेंडिचर है। अब इसे जीडीपी के अनुपात में अगर बात करते हैं तो 2 देशों की तुलना करना जरूरी है, पहला इंडिया और दूसरा देश है चाइना। अगर इंडिया की बात करते हैं कि
कि भारत अपनी कुल जीडीपी का डिफेंस पर कितना खर्च करता है, तो वो करता है 1.72%, और चाइना अपनी जीडीपी का 3% डिफेंस पर खर्च करता है। ये याद रखना कि इंडिया और चाइना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। हो सकता है आपके वीडियो देखने के बाद थोड़ा लगे कि सिर्फ फैक्ट्स की बात है, स्पेशली वीडियो ही फैक्ट का था, इसलिए सिर्फ फैक्ट्स की बात की गई, कॉन्सेप्ट्स में कुछ नहीं था। कॉन्सेप्ट्स देखने हैं प्लीज प्रीवियस जो वीडियो है उसको देखिएगा, उसके बारे में बात कीजिए। जो भी आपके सजेशन रहेंगे हमको बताइएगा, आपका रेस्पॉन्स हमको इनकरेज करेगा और ज़्यादा अच्छे वीडियो डालने के लिए। अपने कमेंट्स दीजिए, सजेशन दीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।